हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्नर की थ्योरी पढ़ेंगे। बच्चों, इस पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो, डेफिनेशन से पहले आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शकल सूरत तो पता होनी चाहिए ना। तो देखो, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ इस तरह का होता है। ये इसका एक एग्जांपल है, देखो, ठीक है ना। अब इसकी टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, ध्यान से समझना। देखो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे मेन रोल इस ब्रैकेट का होता है। आपको ये बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है ना बच्चों, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। इस ब्रैकेट के बाहर चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड कुछ भी हो, उसे हम आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर ये पोटेशियम है ना, तो ये आयनाइजेशन स्फीयर है, आयनाइजेशन स्फीयर। या फिर इसको हम बच्चों काउंटर आयन भी बोलते हैं, काउंटर आयन, ठीक है ना। इनके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो डेफिनेशन बनाने के लिए देख रहे हैं। अब बच्चों, इस ब्रैकेट में एक मेटल होती है, उसे हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। तो यहां पर आयरन आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये है सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। और इस ब्रैकेट में मेटल के अलावा जो भी कुछ होता है ना बच्चों, उसे हम लिगेंड बोलते हैं। तो यहां पर आयरन तो सेंट्रल मेटल एटम है और बाकी कौन है? सीएन। तो सीएन क्या हुए? लिगेंड हुए, ठीक है ना। क्या हुए? लिगेंड हुए। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्मिनोलॉजी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ब्रैकेट होता है, इस पूरे ब्रैकेट को मिलाकर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो, चाहे वो लेफ्ट साइड चाहे वो राइट साइड, उसे हम काउंटर आयन या फिर आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। ब्रैकेट में एक मेटल होती है जिसे हम सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन बोलते हैं। और मेटल के अलावा जो भी ब्रैकेट में और कुछ होता है ना, उसे हम लिगेंड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसका रोल सबसे ज्यादा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन बनाते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है? एक मेटल है, वो किससे घिरी हुई है? सीएन से। सीएन को क्या कहते हैं? हम लिगेंड कहते हैं, ठीक है। मेटल के अलावा जो भी होता है ना, उसे हम लिगेंड कहते हैं। लेकिन अभी हमने लिगेंड को डिफाइन नहीं किया है, इसलिए लिगेंड नाम डायरेक्ट ले ही नहीं सकते ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि वे कंपाउंड जिनमें मेटल एनाइन, देखो लिगेंड नेगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो वे कंपाउंड जिनमें मेटल एनाइन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से घिरी रहती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। बच्चों, आया समझ में? तो देखो, दोज कंपाउंड्स इन विच metal surrounded by anion or neutral molecule called coordination compound, ठीक है बच्चों। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब हम धीरे धीरे सोल्ट से चलेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान से आपको समझना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं सोल्ट की, कि सोल्ट क्या होता है। तो सोल्ट आप जानते हो सिंपल, कि जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है ना। जैसे बेस हमारा, जैसे मान लो ये एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और HCl एसिड है। तो इससे क्या बाहर? H2O बाहर, और क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। तो ये सोल्ट हुआ ना। क्या हुआ? सोल्ट हुआ। तो सिंपल सोल्ट, कि सोल्ट के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि दीज आर formed by
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ध्यान से समझना बच्चों इनको। अब बच्चों सोल्ट होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक तो सिंपल सोल्ट, सिंपल सोल्ट, और एक एडिशन कंपाउंड। ध्यान से समझना, एडिशन कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये जो आपको NaCl दिखाई दे रहा है ये सिंपल सोल्ट है। कहने का मतलब जिसमें एक एसिड, एक बेस और एक एसिड हो, है ना। पहले मैंने बेस लिख दिया, ठीक है ना। सिंपल सोल्ट यानी कि जिसमें एक तो क्या हो बेस और एक क्या हो एसिड, और दोनों से H2O बाहर निकल गया और जो सोल्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सिंपल सोल्ट बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब एडिशन कंपाउंड क्या होता है इसको ध्यान से समझना। एडिशन कंपाउंड का मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा सोल्ट आपस में मिलकर के जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। आगे बात समझ में। दो या दो से ज्यादा सोल्ट मिलेंगे और कंपाउंड बनेगा उसे हम एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। अब जो सोल्ट को आप डायरेक्ट मिक्स नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट मिक्स करोगे ना तो कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। सोल्ट को मिक्स कैसे करते हैं वो देखो। जैसे मान लो हमारे पास ये दो सोल्ट है, एक तो A है और एक B है, तो इन दोनों को हम डायरेक्ट नहीं मिला सकते। इनको कैसे मिलाते हैं कि हमने A का सॉल्यूशन तैयार किया, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, ये A का एक्वस सॉल्यूशन है और ये B का एक्वस सॉल्यूशन है। तो बच्चों दोनों को हम इवेपोरेट करेंगे तो इन दोनों की वेपर बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? दोनों की वेपर बनेगी ना। इन वेपर को मिलाएंगे ना तब ये कंप्लीटली मिक्स होंगे, अदरवाइज तो ये कंप्लीटली मिक्स होंगे नहीं। तो मिलाना कैसे है? सॉल्यूशन की वेपर को, ठीक है ना। तो एडिशन कंपाउंड का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा सोल्ट को आप मिलाओगे, लेकिन मिलाओगे कैसे? उन दोनों को गर्म करके वेपर बनाओगे और वेपर को मिलाओगे तब जाकर के एडिशन कंपाउंड बनेगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखो, तो एडिशन कंपाउंड क्या हुआ? वेन वेपर ऑफ टू और मोर सोल्ट, मोर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन ध्यान रखना, ऑफ सोल्ट आर मिक्स्ड, एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। कि जब आप दो सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लोगे और उन दोनों की वेपर को मिक्स करोगे ना तब जाकर के एडिशन कंपाउंड बनेगा, ठीक है बच्चों। एडिशन कंपाउंड समझ गए। अब ये एडिशन कंपाउंड दो टाइप का होता है, ध्यान देना बच्चों। ये जो एडिशन कंपाउंड होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है डबल सोल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सोल्ट। कॉम्प्लेक्स सोल्ट जिसे हम प्यार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है ना बच्चों। डबल सोल्ट ऐसा सोल्ट जिसमें दो सोल्ट, देखो नाम से स्पष्ट, डबल सोल्ट का मतलब इसमें दो सिंपल सोल्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसा सोल्ट जो केवल सॉलिड स्टेट में स्टेबल हो, एक्वस और लिक्विड स्टेट में आयनाइज हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो इनके जो नोट्स है ना एकदम से अच्छे से आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में वहां से आप नोट्स लिख लेना। यहां पर आप समझ लो, अगर रफली लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वहां पर आपको एकदम से क्लीन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो डबल सोल्ट क्या होता है कि जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होता है, लेकिन उसे आप पानी में डाल दोगे या फिर गर्म करके मेल्ट करोगे ना तब वो आयनों में टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, उसे हम डबल सोल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट। ये लो बच्चों, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक तो देखो पोटास एलम,
पोटास एलम, तो इसके बारे में तो आप जानते हो, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2। इसे आप पानी में डालोगे ना तो K प्लस अलग, SO4 2 माइनस अलग, Al3 प्लस अलग, ठीक है ना। ऐसे ही आप मोर सोल्ट भी बोल सकते हो, मोर सोल्ट। तो बच्चों फेरस अमोनियम सल्फेट को हम मोर सोल्ट बोलते हैं, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2। तो ये भी देख लो डबल सोल्ट है, देखो इसमें पोटेशियम सल्फेट एक सोल्ट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट एक सोल्ट हो गया, फेरस सल्फेट एक सोल्ट हो गया, अमोनियम सल्फेट दूसरा सोल्ट हो गया। तो बच्चों ये डबल सोल्ट होते हैं, डबल सोल्ट जो केवल सॉलिड स्टेट में स्टेबल हो, ठीक है ना बच्चों। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब जो सभी स्टेट में स्टेबल होते हैं। ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, ये एक बार दोबारा समझना। देखो जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था, देखो इस चैप्टर में से आगे बहुत सारे एग्जांपल हमें करने हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां पर इसके बारे में समझ लो। तो देखो जैसे आप इसे पानी में डालोगे ना, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना वो कभी नहीं टूटता है। तो देखो आपको पता है पोटेशियम पर 1 प्लस आता है, तो 4 पोटेशियम है तो 4 K प्लस। अब जितने प्लस बनते हैं उतने माइनस बनते हैं, तो इस डब्बे पर पूरे पर क्या आएगा 4 माइनस आएगा ना। तो इस डब्बे के अंदर जो होता है ना वो कभी नहीं टूटता है, आयनाइज नहीं होता है। लेकिन ये तो डबल सोल्ट तो वो होता है जो पूरा का पूरा आयनाइज हो जाता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आयनाइज नहीं होता है। इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल है और लिक्विड में भी है, एक्वस स्टेट में भी स्टेबल है, ठीक है ना बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होता है, जो सॉलिड लिक्विड एक्वस सभी स्टेट में स्टेबल होता है, उसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। आ गई बात समझ में बच्चों, समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको दो मैजिक करने हैं। एक तो ये करना है कि आप जो वीडियो देख रहे हो ना, इसके नीचे एक ऐसा सा साइन बना हुआ है और वो लाइट ब्लैक कलर का है, आप उसे टच करोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। चेक करना एक बार, कर लिया। और दूसरा मैजिक ये है कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम है रेड कलर का, उसे टच करते ही वो लाइट ब्लैक कलर का हो जाएगा। कर लिया ना? अच्छा हाँ। अब देखो बच्चों, हम डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस करते हैं, तो ध्यान से समझना। तो देखो मेजर डिफरेंस यही है कि जो डबल सोल्ट है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सोल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। तो बच्चों देखो ये अपना हो गया डबल सोल्ट, ठीक है, और ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फर्स्ट these are stable only in solid state, कि ये केवल सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल है। these are stable in solid as well as aqueous state, एक्वस स्टेट, ठीक है। आगे बात समझ में, आपको पता है कि इनको पानी में डालते ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, पूरे आयनों में टूट जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। तो दीज आर कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये होते हैं क्या, जो ब्रैकेट होता है वो कभी नहीं टूटता है। तो these are not completely आयनाइज, ठीक है। अब ये आयनाइज हो गए यानी कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी, ये आयनाइज नहीं हुए, ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं।
तो ये तो टूट गए ना, इसका मतलब इनकी पहचान तो चली गई। पानी में डालते ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि पूरा जो डबल सोल्ट था वो अलग अलग हो गया, आयनों में टूट गया, यानी कि इसकी आइडेंटिटी चली गई। तो दीज लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। दीज मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो, एक ही डिफरेंस हमने इतने बना दिए। देखो अब देखो, इनको आप पानी में डालोगे ना तो सारे आयन अलग अलग होंगे, यानी कि सारे आयनों का टेस्ट आप कर सकते हो। लेकिन इनको आप पानी में डालोगे, जैसे मान लो ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ध्यान से समझना बच्चों, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपने इसको पानी में डाला तो आपको पोटेशियम आयन तो मिल जाएगा, लेकिन ना ही तो फेरस आयन मिलेगा और ना ही साइनाइड आयन मिलेगा। तो आप ना ही तो फेरस का टेस्ट कर सकते, ना ही साइनाइड का कर सकते, केवल पोटेशियम का कर सकते हो। लेकिन इनमें ये तो पूरे के पूरे टूट जाते हैं, आयन अलग अलग हो जाते हैं। तो दीज गिव पॉजिटिव टेस्ट of all the ions present in them, ठीक है। और these do not give positive taste of all the ions, ठीक है ना बच्चों। और एक अंतर आप एग्जाम्पल का भी कर सकते हो, तो इसमें वो ही पोटास एलम मोर सोल्ट कार्नेलाइट भी कर सकते हो। देखो एक ये सोल्ट भी होता है जिसे हम कार्नेलाइट बोलते हैं, KCl MgCl2 6H2O, है ना। पोटास एलम और मोर सोल्ट मैं बता चुका हूं, और इनके एग्जाम्पल तो पूरे चैप्टर में ये हमें पढ़ने हैं, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों ये डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब हम वर्नर की थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखिए अब बच्चों इस वर्नर की थ्योरी को ध्यान से समझना, क्योंकि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में वर्नर ने ही बताया था, ठीक है। वर्नर को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। वर्नर से पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कोई नहीं जानता था। तो बच्चों देखो वर्नर थ्योरी, तो बच्चों वर्नर की थ्योरी को आपको ध्यान से समझना है। वर्नर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर किया था? वर्नर ने कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड लिया, थर्ड का मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है, और अमोनिया का सॉल्यूशन लिया। वर्नर ने कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया और अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन लिया। दोनों को इसने क्या किया? मिला दिया। ध्यान से समझना, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड के सॉल्यूशन को और अमोनिया के सॉल्यूशन को इसने मिला दिया, ठीक है। और उसके बाद इसमें डाला सिल्वर नाइट्रेट। क्या डाला बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि सिल्वर नाइट्रेट को अगर क्लोराइड दिख जाए ना, तब AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब जो नीचे बैठ जाए, ठीक है ना। अब देखो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के सॉल्यूशन में जैसे ही वर्नर ने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो कुछ एक क्लोराइड AgCl के रूप में नीचे बैठ गए, लेकिन सारे क्लोराइड नहीं बैठे। अब देखो अगर यह कोई सिंपल कंपाउंड होता, ध्यान से समझना बच्चों, अगर यह सिंपल कंपाउंड होता, इसका मतलब सारे के सारे क्लोराइड आयन होंगे, वो फ्री होंगे। अगर क्लोराइड आयन फ्री होंगे तो वो सिल्वर के साथ AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेंगे। लेकिन वर्नर ने क्या देखा कि प्रेसिपिटेट के रूप में सारे क्लोराइड आयन नहीं बैठते हैं, कुछ एक क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं।
तब वर्नर को लगा कि इस कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आई क्या बात समझ में कि वर्नर ने कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन और अमोनिया का सॉल्यूशन लिया, इन दोनों को मिला दिया और उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला। तो जितने क्लोराइड आयन थे वो सिल्वर के साथ मिलकर के नीचे बैठने चाहिए ना, लेकिन सारे नहीं बैठे, कुछ ही बैठे और कुछ सॉल्यूशन के अंदर ही रह गए। तब वर्नर को क्या लगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अदरवाइज सारे क्लोराइड आयन नीचे बैठने चाहिए थे। तब उसने यह एक्सपेरिमेंट बार बार किया बच्चों, ठीक है ना। वर्नर ने यही एक्सपेरिमेंट बार बार किया। अब बच्चों देखो वर्नर की थ्योरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वर्नर ने यह एक्सपेरिमेंट बार बार किया और 4 प्रकार के कंपाउंड बनाए, ठीक है ना। उसने क्या किया, कभी कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन को ज्यादा ले लिया, कभी अमोनिया के सॉल्यूशन को ज्यादा ले लिया, क्योंकि उसको पता लग गया कि सारे क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट डालने पर नीचे नहीं बैठ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अपने एक्सपेरिमेंट में परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया, कभी कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड ज्यादा ले लिया, कभी अमोनिया ज्यादा ले ली और उसको मिलाता गया। तो उसने 4 प्रकार के कंपाउंड बनाए। एक तो बच्चों यह बनाया इस टाइप का COCl3 6NH3 और इसका कलर था येलो। अब बच्चों जैसे ही वर्नर ने इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, क्या डाला बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट, तो इससे सिल्वर क्लोराइड के 3 मोल प्राप्त हुए। ध्यान से समझना। दूसरा कंपाउंड इसने वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिलाकर के दूसरा कंपाउंड यह बनाया COCl3 5NH3, यह था पर्पल। और जब इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला तो इससे 2 मोल AgCl बने। तीसरा कंपाउंड वर्नर ने यह बनाया 4NH3। बच्चों जैसे ही इसका कलर था ग्रीन और इसमें जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डाला बच्चों तो AgCl के कितने मोल बने, 1। अब बच्चों वह तो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ध्यान देना, जब कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड में अमोनिया का सॉल्यूशन उसने मिलाया और उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला तो कुछ एक क्लोराइड ही सिल्वर के साथ नीचे बैठे, कुछ क्लोराइड सॉल्यूशन में रह गए। अगर सिंपल कंपाउंड होता तो सारे क्लोराइड नीचे बैठने चाहिए थे। तब वर्नर को लगा कि इसमें कंपाउंड में कोई ना कोई गड़बड़ है। उस गड़बड़ को चेक करने के लिए उसने बार बार कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया सॉल्यूशन को मिलाकर के कंपाउंड बनाए। तो उसने ये 4 कंपाउंड बनाए, चौथा बताऊंगा अभी। एक तो ये कंपाउंड बनाया, अब इसमें जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डाला 3 मोल AgCl प्राप्त हुए। इसमें जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डाला 2 मोल AgCl प्राप्त हुए। इसमें जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डाला 1 मोल AgCl प्राप्त हुआ। अब बच्चों चौथा कंपाउंड भी ऐसा ही था, चौथा कंपाउंड भी वर्नर का ऐसा ही था, लेकिन वो वॉयलेट कलर का था। अब देखो ये कैसे हो गया, सेम टू सेम कंपाउंड है ना, तो फिर कलर कैसे चेंज हो गया अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डाला बच्चों तो 1 मोल AgCl प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो वर्नर को इससे यह पता लग गया, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आप जानते हो ना कि अंदर वाला नहीं टूटता है, बाहर वाला ही टूटता है केवल। लेकिन तब उसको पता नहीं था वर्नर को, तो उसने डाटा कौन से लिए, आयन सॉल्यूशन के अंदर आयन चेक कर लिए। क्या कर लिए, आयन चेक कर लिए, ठीक है ना। तो आयन चेक कर सकते हैं हम कंडक्टिविटी मेथड से, क्योंकि आयन ज्यादा कंडक्टिविटी ज्यादा, आयन कम कंडक्टिविटी कम। या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, जो सेकंड चैप्टर में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, कि अगर पार्टिकल या फिर आयन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो बच्चों ये सेकंड चैप्टर में है, लेकिन हमें यहां पर इतना डीपली नहीं जानना है, ठीक है। हमें डायरेक्ट ये थ्योरी समझनी है। तो देखो इससे आपको ये पता चल रहा है ना कि 3 AgCl बन रहे, यानी कि 3 Cl फ्री है,
यानी कि 3 Cl बाहर है, क्योंकि डब्बे के अंदर वाला तो टूट ही नहीं सकता ना। तो इससे आप ये नहीं पता लगा सकते क्या कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये होगा CONH3 का 6 और Cl3। अब बच्चों देख लो, इसमें तीनों Cl माइनस फ्री है ना, इसका मतलब 3 AgCl बन सकता है। अब बच्चों इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते क्या कि ये कौन सा कंपाउंड होगा, तो बच्चों ये कंपाउंड ये होना चाहिए ना COCl और NH3 का 5, ठीक है ना। और बाहर 2 Cl2। इसमें देखो डब्बे के अंदर वाले तो टूट नहीं सकते, आप ध्यान रखना। बाहर कितने क्लोराइड है, 2 है ना, इसका मतलब AgCl के कितने प्रेसिपिटेट आएंगे, मतलब 2 मोल बनेंगे ना AgCl की। यहां पर देखो इसमें आप ये लगा सकते हो COCl2 और NH3 का 4 और 1 Cl बाहर, इससे 1 मोल AgCl बनेगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो आयनों के आधार पर वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पता लगा लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो इन दोनों के बारे में वर्नर ने क्या कहा कि इन दोनों के फॉर्मूले तो क्या है बच्चों, इन दोनों के फॉर्मूले सेम है। अब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, प्रॉपर्टी अलग हो, आइसोमर कहलाते हैं। तो वर्नर ने क्या कहा कि इनके फॉर्मूले तो सेम है लेकिन प्रॉपर्टी देखो, एक ग्रीन है एक वायलेट है, प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो वर्नर ने इन दोनों को क्या कहा बच्चों, आइसोमर कहा। क्या कहा, आइसोमर कहा। अब बच्चों देखो कि डब्बे के अंदर, ब्रैकेट के अंदर देखो, इसमें भी कितने हैं 6, इसमें भी कितने हैं 5, तो अमोनिया है और 1 क्या है, क्लोरीन है। 6 ध्यान से समझना, यहां पर भी 2 क्लोरीन 4 अमोनिया 6, ठीक है। तो वर्नर ने ये सब देखा और उसके बाद अपनी पोस्टुलेट्स दी। अब देखो वर्नर की थ्योरी बस इतनी है कि 3 मोल AgCl बन रहे हैं ना, इसका मतलब 3 क्लोराइड बाहर है। 2 मोल AgCl है, इसका मतलब 2 क्लोराइड बाहर है। 1 मोल AgCl है, इसका मतलब 1 क्लोराइड क्या है बच्चों, बाहर है। अब इनका पता कैसे चला, कंडक्टिविटी से चल गया, क्योंकि आयंस का पता चल जाता है कंडक्टिविटी से या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कंडक्टिविटी आप 3rd इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप सॉल्यूशन में पढ़ते हो, लेकिन वहां पर इतना डीपली हमें नहीं जाना है। बस इतना याद रखो, 3 AgCl यानी कि 3 Cl बाहर, 2 AgCl 2 Cl बाहर, 1 AgCl 1 Cl बाहर, ठीक है। और ऐसा भी बन सकता है बच्चों COCl3 और 3NH3। तो बच्चों इससे ये कंपाउंड बन गया ना COCl3 और NH3 का 3, यानी कि इसमें कुछ भी बाहर नहीं है, यानी कि यहां पर प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि डब्बे के अंदर टोटल आपको 6 रखने। तो इस आधार पर ध्यान रखना, इस आधार पर वर्नर ने अपनी पोस्टुलेट्स दी। क्या दी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना बच्चों। उसकी 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और एनाइन द्वारा सेटिस्फाई होती है। तो देखो ये जितने भी कंपाउंड बने हैं ना, इनके बारे में देखते हैं। तो बच्चों देखो वर्नर ने इस एक्सपेरिमेंट से अपनी पोस्टुलेट दी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन की 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो एक एग्जांपल से इसके बारे में बता देता हूं। जैसे मान लो यही हमने एग्जांपल ले लिया। अब बच्चों इसको हम अगर जल में डालेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, तो इसको ब्रेक करने के लिए आप ऐसे देख लेना कि Cl, एक Cl पर 1 माइनस होता है, तो 3 Cl पर कितने माइनस, 3 माइनस हो गए। अब जितने माइनस बनेंगे उतने प्लस बनेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट पर, ब्रैकेट तो टूटेगा नहीं, इस ब्रैकेट पर कितना प्लस आएगा, 3 प्लस आएगा। अब अमोनिया पर चार्ज होता नहीं है, तो ये जो 3 प्लस चार्ज है वो किसका है, कोबाल्ट का है। तो बच्चों प्राइमरी वैलेंसी होती है वो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होती है, मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर,
ठीक है ना बच्चों। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका मतलब इसे आयनाइजेबल बोल सकते हो आप, कि प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है। और अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। अब आयनाइजेशन ये सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर है तो मेटल है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो प्लस में ही होना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसके द्वारा सेटिस्फाई होगा, N9 द्वारा होगा ना, तो सेटिस्फाइड बाई N9, सेटिस्फाइड बाई N9। देखो इसका इस कोबाल्ट का 3+ है, किसके द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है, इस Cl- के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है ना। अब बच्चों ये जो 6 अमोनिया लगे हैं ये कैसे लगे हैं, इसे बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। किसे बोलते हैं, देखो कोबाल्ट से 6 अमोनिया भी लगे हुए हैं ना, है ना, तो इसकी ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी मेटल के लिए बच्चों फिक्स होती है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है फिक्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम, और ये डायरेक्शनल होती है, नॉन आयनाइजेबल एंड डायरेक्शनल। डायरेक्शनल जो होगी वो कंपाउंड की ज्योमेट्री बताएगी। जैसे यहां पर ना इन 6 NH3 से पता चलता है कि ये ऑक्टाहेड्रल होगा। कैसे होगा कि कोबाल्ट से 4 अमोनिया, तो देखो ये लगे भी, एक ऊपर लगा होगा और एक नीचे लगा होगा, ठीक है ना। तो ये देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो मेटल के लिए फिक्स होती है, यानी कि देखो हमने जितने भी कंपाउंड बनाए थे कोबाल्ट से ब्रैकेट के अंदर टोटल 6 जुड़े हुए थे ना, एक में 6 अमोनिया, एक में 5 अमोनिया 1 Cl, एक में 4 अमोनिया 2 Cl, एक में 3 अमोनिया 3 Cl, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है, 6 होगी तो होगी। किसके द्वारा सेटिस्फाई होगी, तो देखो अमोनिया न्यूट्रल है तो न्यूट्रल से भी सेटिस्फाई हो सकती है और एनाइन से भी सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि ब्रैकेट में हमने एक कंपाउंड ऐसा भी तो बनाया था, देखो COCl2 और NH3 का होल 4 Cl, यानी कि इसके अंदर जो 6 लगे हुए हैं वही तो सेकेंडरी वैलेंसी है। अब देखो Cl पर माइनस होता है, यानी कि दो सेकेंडरी वैलेंसी तो एनाइन द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, और 4 सेकेंडरी वैलेंसी है वो अमोनिया यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल द्वारा सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। तो एनाइन और न्यूट्रल दोनों द्वारा सेटिस्फाई हो सकती है। तो सेटिस्फाइड बाय एनाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और बच्चों ये डायरेक्शनल है, इसका मतलब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड ये सेकेंडरी वैलेंसी करती है। मॉलिक्यूल की क्या करती है, ज्योमेट्री डिसाइड करती है, ठीक है बच्चों। तो ये वर्नर की थ्योरी थी। तो वर्नर ने क्या किया, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड और अमोनिया का सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिलाया, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला। तो सारे के सारे क्लोराइड सिल्वर के साथ नहीं बैठते हैं, इसका मतलब वर्नर को लग गया कि कंपाउंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, नए नए कंपाउंड बनाए, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला। AgCl बनने के आधार पर उसने पता लगा लिया कि कितने Cl डब्बे के अंदर है जो नहीं टूट रहे हैं। जो नहीं टूट रहे हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी, और जो टूट रहे हैं बच्चों वो प्राइमरी वैलेंसी। तो डब्बे के अंदर जो होंगे वो सेकेंडरी वाले होंगे, और डब्बे के बाहर यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो होंगे वो प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो नेगेटिव आयनाइजेबल होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा, कोई डायरेक्शन ही होगी, और एनाइन द्वारा सेटिस्फाई होगा। डब्बे के अंदर होंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होगी मेटल के लिए, ठीक है। नॉन आयनाइजेबल और डायरेक्शनल, डायरेक्शनल का मतलब आपके कंपाउंड की मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड सेकेंडरी वैलेंसी करेगी। एनाइन द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल द्वारा भी सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये वर्नर की थ्योरी होगी, और आप इसके नोट्स है वो
डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डाल दी है, तो वहां से लिख लेना। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।